जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और साथ में बात करेंगे ईरान की, ईरान के महायुद्ध की। जो नई जानकारी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट डाला है और कहा है उनके सहयोगियों के कहने से उन्होंने आज ईरान को खत्म करने का जो प्लान था, बर्बाद करने का हमेशा के लिए जो प्लान बना के रखा था, उसे टाल दिया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि आज वो इतना बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने वाले थे, जैसा वो पहले से कहते आए हैं कि वहां पर कुछ बचेगा ही नहीं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप इस तरह का बयान दे चुके हैं। कई बार वो कह चुके हैं कि इस बार जो हमला करेंगे वहां पर ईरान के पास या ईरान की धरती पर कुछ भी नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या है? अगर वो इतना बड़ा हमला करना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे? कौन सा बम डाल देंगे, कौन सा बम दाग देंगे, या क्या परमाणु हमला कर देंगे ईरान के ऊपर? कहा यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो फ्रस्ट्रेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। 28 फरवरी को जब उन्होंने हमला किया था ईरान के ऊपर, तब उनका जो कैलकुलेशन था वो यही था कि वो एक बार में अगर पूरी की पूरी सरकार को मार देते हैं, सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमनेई को मार देते हैं, IRGC के कमांडर इन चीफ को मार देते हैं, तो वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं जो वहाँ लड़ाई लड़ सके अमेरिका और इजराइल से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। अमेरिका के हमले के चंद घंटों के बाद से ही IRGC के अलग अलग ब्रिगेड्स ने पलटवार करना शुरू कर दिया और खाड़ी के देशों में जो सैन्य अड्डे अमेरिका ने बना रखे थे उन पर कहर बरसाना शुरू कर दिया था। और ये एक आधिकारिक बयान है डोनाल्ड ट्रंप का, जो उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि इस तरह से जो हमले होंगे इन देशों पर होंगे। मतलब उन्हें यह लग रहा था कि वाशिंगटन और न्यूयॉर्क तो ईरान की पहुंच से बहुत दूर है, तो भला हमला होगा कहां, पलटवार होगा कहां? यहीं पर गच्चा खा गए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। उन्हें यह अच्छी तरह से यह पता था, पहले से उनके पास जो जानकारी थी वो यही थी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स ईरान के पास नहीं है। ईरान के पास बहुत खतरनाक मिसाइल्स हैं, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनकी जो रेंज है वो सिर्फ 2000 किलोमीटर तक की है। यानी हमला अगर हो भी सकता था तो वो इजराइल तक हो सकता था। और डोनाल्ड ट्रंप यहीं पर उनका जो कैलकुलेशन था वो मिस कैलकुलेशन हो गया। अपनी जिंदगी में ही, अपने वक्त में ही अयतुल्ला खमनेई ने एक ऐसा पूरा प्लान बनाकर रख दिया था, मैंडेट दे दिया था IRGC के छोटे छोटे कमांडर्स को, जो ईरान के अलग अलग शहरों में ब्रिगेड्स के जो कमांडर्स थे उन्हें, कि अगर ऐसा होता है, हमला होता है, वो मारे जाते हैं या सरकार नो कॉन्टैक्ट में आ जाती है, तो उनके पास टारगेट्स फिक्स था, दे दिया गया था खमनेई के मैंडेट के साथ कि आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमला करोगे और भयानक पलटवार करोगे। वही हुआ। 40 दिनों का युद्ध हुआ। 80 दिन से ज्यादा हो गया है। आजकल युद्ध काल नहीं है, सीज फायर चल रहा है। पहले 14 दिनों का सीज फायर किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद उन्होंने ये कह दिया था कि वो अभी हमले नहीं करेंगे। उनका कहना यह था कि ईरान के अंदर जितने भी कमांडर्स हैं या सुप्रीम लीडर जो अभी हैं, मुस्तफा खमनेई हैं, सब में डिवाइडेड ओपिनियंस आ रहा है और वो एक मत होकर जब तक एक नया प्रपोजल नहीं भेजेंगे जो अमेरिका को मान्य हो, तब तक सीज फायर चलता रहेगा। वो सीज फायर आज भी लागू है। लेकिन सीज फायर से ज़्यादा जो बड़ी मुसीबत है, या ईरान के पलटवार से जो ज़्यादा बड़ी मुसीबत अमेरिका पर आ गई है, वो हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने की है। वहाँ पर मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। पहले मैं आपको जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट किया है, मैं उसे पढ़कर सुनाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं, आई हैव बीन आस्क्ड बाय अमीर ऑफ कतर तमीम बिन अहमद अल थानी, द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया मोहम्मद बिन सलमान अल साउद, and the President of the United Arab Emirates, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, to hold off our planned military attack on the Islamic Republic of Iran. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को ये जानकारी दे रहे हैं कि उनके 3 दोस्तों ने, यानी UAE, कतर
और सऊदी अरबिया ने उन्हें मना लिया है, उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि आज जो आप सबसे बड़ा हमला ईरान के ऊपर करने वाले थे वो ना करो। डोनाल्ड ट्रंप बताना क्या चाह रहे हैं? क्या उन्होंने पहली बार जो हमला किया था इन 3 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से पूछकर किया था? क्या उन्होंने ईरान में जो इतनी बर्बादी करके रख दी है, क्या उन्होंने किसी से पूछा था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। खुद अमेरिका में ही इस्तीफे होने लगे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ही। जोसेफ केंट का एग्जाम्पल सबसे बढ़िया है, जो नेशनल टेररिज्म सेंटर के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने अपने इस्तीफे में यही लिखा था कि ये युद्ध ईरान और इजराइल के बीच का था, अमेरिका का तो कोई मतलब ही नहीं था। अमेरिकन्स के ऊपर जो युद्ध थोपा गया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर इतना बड़ा दबाव डाल दिया गया है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी अस्त व्यस्त हो जाएगी अगर कुछ हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहा। तो जोसेफ केंट ने लिखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की जो लॉबी एक्टिव है अमेरिका में, उसके उकसावे पर, या सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में आपको मैं समझाऊं तो जोसेफ केंट ने यह कहा था कि इजराइल के कहने पे, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के कहने पे, उसका युद्ध अमेरिका के ऊपर थोप दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसका खामियाजा सिर्फ अमेरिका नहीं भुगत रहा है, आप भी भुगत रहे हैं। आपकी किचन पर असर हो रहा है, आपकी जेब पर असर हो रहा है। हर आए दिन खबर आ जाती है पूरी दुनिया से कि पेट्रोल और डीजल की किल्लत हो रही है, गैस की किल्लत हो रही है। बार बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। कई देशों में तो पेट्रोल पंप से ड्राई होने की स्थिति आ गई है। और सच में कहानी तो यह है कि जो पहले से कच्चा तेल निकाल कर रख दिया गया था, जो सप्लाई चेन में आ गया था, जो पाइपलाइन में आ गया था या ट्रांसपोर्टेशन में आ गया था, पेट्रोल पंप्स के पूरे नेटवर्क में दुनिया भर में आ गया था, और गैस की सप्लाई भी जो सप्लाई चेन में थी उसी से दुनिया अभी चल रही है। मतलब साफ है कि चूंकि पेट्रोल और डीजल की सप्लाई चेन बंद है और कच्चा तेल का प्रोडक्शन बिल्कुल आधा से कम हो गया है कई देशों में, तो आने वाले वक्त में अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहेगा तो हो सकता है कि ज़्यादातर जो पेट्रोल पंप्स हैं वो ड्राई हो जाए, आपको ना पेट्रोल मिलेगा ना डीजल मिलेगा। तो आप इमेजिन ये कर सकते हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें कितनी महंगी हो जाएंगी। हर दिन आप ये खबरें सुनते होंगे कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ा दी गई है क्योंकि सरकारें मजबूर हैं। सभी देशों की सरकारें इस वक्त मजबूर हैं क्योंकि उन्हें बाहर से कच्चा तेल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा कुठाराघात डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया वो 16 मई को किया, यानी अभी से सिर्फ 3 दिन पहले। युद्ध काल में डोनाल्ड ट्रंप को जब लग गया था कि पूरी दुनिया की तरफ से उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आपने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है, कच्चा तेल और गैस की सप्लाई चेन को आपने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करवा करके रोक दिया है, उसके बाद थोड़ा विचलित हो गए थे डोनाल्ड ट्रंप। और उन्होंने एक दिन ये कह दिया कि अगर कोई देश चाहे तो रूस से वो 1 महीने के लिए कच्चा तेल आयात कर सकता है। भारत के लिए भी कहा था और भारत आयात कर रहा था, लेकिन वो जो डेडलाइन थी वो 16 मई को खत्म हो गई और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे नहीं बढ़ाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में हॉर्मुज स्ट्रेट पहले से ही बंद है। समंदर में ईरान के नेवल ब्लॉकेट खुद अमेरिका ने लगा रखा है, ना कोई जहाज इधर जा सकता है ना कोई जहाज उधर जा सकता है। पहले हो ये रहा था कि ईरान अपने मित्र देशों का या पैसे लेकर के, टोल कलेक्शन लेकर के कई जहाज़ों को उधर से गुजरने दे रहा था, यानी कच्चा तेल और गैस की सप्लाई चल रही थी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन कह दिया कि वो भी नेवल ब्लॉकेट लगा रहे हैं और ईरान के समंदर में चारों तरफ उन्होंने युद्ध पोत लगा दिया अमेरिका का, और ये कह दिया कि आज के बाद से ईरान का कोई भी टैंकर, कोई भी जहाज ना इधर जाएगा ना इधर से ईरान के अंदर जाएगा। मतलब साफ था कि जो भी सप्लाई चेन थी उसे उन्होंने पूरी तरह से बंद कर दिया। और उसके बाद से जो दबाव पड़ा दुनिया की इकोनॉमी पर, दुनिया त्राहि-माम कर रही है। कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं। कच्चा तेल नहीं मिल जाने से पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की चीज़ें उनकी कीमतें बढ़ रही हैं। और ये कोई छोटे देश की बात नहीं है, अमेरिका में भी वैसा ही हो रहा है। अमेरिका में भी खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की कीमत बढ़ गई है। 28 फरवरी के ठीक पहले अमेरिका में जो गैस मिलता था वो $2-2.5 पर गैलन मिलता था। आज की स्थिति यह है कि वो $4 के आसपास पर गैलन गैस मिल रहा है। मतलब महाधनी देश अमेरिका भी इससे नहीं झेल पा रहा है। वहाँ भी महंगाई बढ़ रही है, वहाँ भी चीज़ों की कीमतें बढ़ रही है।
ऐसे में हर दिन डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक नया दबाव आता है और ये कहा जाता है, उन्हें नाटो कह रहा है, अमेरिका की जनता कह रही है, पूरी दुनिया कह रही है, अमेरिका के सारे मित्र देश कह रहे हैं और जोर जोर से चीख कर पूरी दुनिया की इकोनॉमी कह रही है कि अभी भी अगर आपने हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खुलवाया तो दुनिया एक ऐसी त्रासदी में फंस जाएगी जिसकी कल्पना आप कर नहीं सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो ट्रंप हैं, हर दिन धमकी दे देते हैं कि मैं तो ईरान को ही खत्म कर दूंगा। और ये जो मैं पोस्ट आपको भी पढ़कर जो सुना रहा हूं, उसमें भी उन्होंने यही लिखा था कि वो एक बहुत बड़ा हमला ईरान के ऊपर आज से शुरू करने वाले थे। तो पहले जो 40 दिनों का जो युद्ध हुआ, क्या उससे भी ज्यादा बड़ा भयानक हमला डोनाल्ड ट्रंप प्लान कर चुके थे? लग तो ऐसा ही रहा है। और अगर वो कह रहे हैं कि इस बार का जो हमला होगा वहां ईरान की धरती पर कुछ बचेगा ही नहीं। पहले भी वो कहते रहे हैं कि वो एक दिन ऐसा आएगा कि ईरान के अंदर जितने पावर प्लांट्स हैं सबको उड़ा देंगे। ईरान में हजारों पावर प्लांट्स हैं, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि वो पूरे के पूरे ईरान को अंधकार में डुबा देंगे, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। वो यह भी कहते रहे हैं बार बार कि जितने वहां ब्रिजेस हैं सबको उड़ा देंगे। मतलब ईरान के लिए वहां वो कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। 40 दिनों के युद्ध में ईरान में पहले ही बहुत बर्बादी हो चुकी है, लेकिन चूंकि ईरान बड़ी मजबूती से इस युद्ध को लड़ रहा है और 40 दिनों तक लगातार भयानक पलटवार करता रहा, तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल इस बात से सख्त नाराज रहे और उन्हें लगा कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें ईरान के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। खैर, उन्हें यह समझ में तो आ गया था, लेकिन फिर भी उन्हें एक फेस सेविंग फार्मूला की जरूरत थी। पूरी कोशिश उन्होंने कर ली, लेकिन ईरान झुकने को तैयार ही नहीं। ईरान आज भी अपनी बात पर अडिग है और कह रहा है कि अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो जो ईरान की शर्तें हैं उसे मानना पड़ेगा। अब ईरान की शर्तें क्या हैं वो मैं अब बता देता हूं। जो बड़ी शर्तें हैं उसमें सबसे बड़ा तो यही है कि ईरान शुरू से यह कह रहा है, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने साफ तौर पे कहा था कि अगर कोई समझौता होता है तो उसमें इस बात का पुख्ता लिखित वहां पर समझौता होना चाहिए कि ईरान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसके पास जो वैध अधिकार हैं, जो लेजिटिमेट राइट्स हैं उसके पास, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मतलब साफ है, वो ये कह रहे हैं, ईरान ये कह रहा है, IRGC ये कह रहा है कि अगर आप कोई समझौता करते हैं, बातचीत के टेबल पर ईरान अगर आता है तो पहले आपको ये भरोसा देना होगा कि एक लिखित समझौता किया जाएगा जिसमें ये लिखा होना चाहिए कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है उसे वो बंद नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप लेकिन पूरी लड़ाई ही इसी बात को लेकर आए थे। उन्होंने यही कहा था कि उनके पास पुख्ता जानकारी है कि ईरान 440 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम रख चुका है और वो 60% तक वो प्योर हो चुका है। और आपको ये पता होगा, मैं यहाँ एक बार फिर से बता रहा हूँ कि अगर 60% तक प्योरिटी अगर मिल चुकी है यूरेनियम में, उसे एनहांस्ड कर लिया गया है 60% तक, तो सिर्फ 80% तक ले जाने के बाद कम से कम 440 किलोग्राम यूरेनियम से ईरान 10 परमाणु बम बना सकता है। इसी बात का डर दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को और उन्होंने कहा था कि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बच रहा है। वो ईरान पर उन्होंने इसीलिए हमला किया है, वो रिजीम इसीलिए बदलना चाहते हैं, खमनेई रिजीम, क्योंकि ईरान बहुत जल्दी परमाणु बम बना लेगा। और उन्हें डर इसी बात का था कि अगर एक बार परमाणु बम बना लेता है ईरान, तो ईरान मिडिल ईस्ट में सुपर पावर हो जाएगा और उसके बाद से जो सबसे बड़ी जो मुसीबत आने वाली है वो इजराइल के ऊपर आने वाली है। और इसीलिए इजराइल बार बार डोनाल्ड ट्रंप को समझा रहा था और हो सकता है ये पूरी अच्छी कहानी बनाकर बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को राजी कर लिया था कि आप एक बार हमला करो, दोनों मिलकर हमला करते हैं, जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है बर्बाद कर देते हैं, जो वहाँ पर जो एनरिच्ड यूरेनियम है उस पर कब्जा कर लेते हैं और तेल के कुओं आप रख लेना, जो तेल के कुओं पर आप कब्जा करना चाहते हो आप रख लेना और एक कमज़ोर ईरान जो उन पर इजराइल पे कभी हमला न कर सके, न अपने प्रॉक्सी से करवा सके, इजराइल को मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, ये तय है कि डोनाल्ड ट्रंप की नज़र ईरान के तेल के कुओं पर आज से नहीं, कई दशक पहले से थी। आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर एक पुराना बयान वायरल है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कहते हुए सुने जा रहे हैं कि अमेरिका को ईरान के तेल के कुओं पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये आज राष्ट्रपति बन के उन्होंने नहीं कहा है। राष्ट्रपति बनने के कई दशक पहले उन्होंने एक बयान दिया था जो कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, वायरल है। मतलब उनकी जो नज़र थी वो ईरान के तेल के कुओं पर थी। बहाना उन्होंने बनाया था
कि वहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के बहाने का उसका जो खंडन हुआ था वो सीधा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से ही हो गया था। वहीं से कह दिया गया था, नेशनल इंटेलिजेंस की जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कह दिया था कि नहीं, ऐसा तो वहाँ कुछ चल ही नहीं रहा है। जो 2025 में युद्ध हुआ था 12 दिनों का, उसी वक्त जो ईरान की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी उसे इजराइल ने तो पहले ही बर्बाद कर दिया है, तो भला वहाँ परमाणु कार्यक्रम चल कैसे रहा है। वो कह रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे थे। मतलब साफ है कि वहाँ जो बयानबाजी जो ईरान पर हमले के लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, उसका जो खंडन हो रहा था, उसका जो विरोध हो रहा था, वो अमेरिका के बाहर ही नहीं हो रहा था, अमेरिका के अंदर भी हो रहा था। तुलसी गबार्ड जो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर थी, उनका वहाँ की एक समिति में लिखित बयान है कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज जितनी भी थी ईरान की, उसे अमेरिका और इजराइल ने 2025 में ही बर्बाद कर दिया था। तो जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने हमला किया है क्योंकि उन्हें न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है, बंद करना है, वो गलत है। और ऐसे ही जो चौतरफा दबाव चारों तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर आने लगा जब उन्होंने नाटो के देशों को कहा कि हम इस युद्ध को नहीं जीत पा रहे हैं, ईरान पलटवार बड़ी भयानक कर रहा है, तो हम सब एक बार मिल जाते हैं। और जैसा कि नाटो का चार्टर है कि किसी एक के ऊपर हमला होता हो तो नाटो के सारे देश मिल करके उस युद्ध को लड़ते हैं, तो आप मेरे साथ आओ, और जैसे मैंने यूक्रेन युद्ध में साथ दिया आपका, आप मेरा साथ दो, और एक साथ कई देश मिल करके हमला करते हैं ईरान के ऊपर और उसे हमेशा के लिए बर्बाद करते हैं। लेकिन नाटो ने यह नहीं माना, ना ब्रिटेन ने माना, न इटली ने कहा, न फ्रांस ने कहा, किसी भी नाटो के, किसी भी यूरोप का कोई भी बड़ा देश उनके साथ नहीं आया। साफ तौर पे सबने कह दिया कि ये तो युद्ध आपका था ही नहीं, आपने जबरदस्ती एक युद्ध थोप लिया है अपने ऊपर, अमेरिका की जनता के ऊपर। अब आप ये चाहते हैं कि इस युद्ध को नाटो अपने ऊपर थोप ले, यूरोप के देश अपने ऊपर उसको थोप लें, तो उन्होंने साथ दिया नहीं। अमेरिका में उल्टे अमेरिका की जनता उनसे बहुत नाराज है, सख्त नाराज है, उनके खिलाफ वहाँ नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और ईरान के युद्ध काल में ही जो तीसरा नो किंग्स प्रोटेस्ट हुआ था, वो 3100 शहरों में 3100 सिटीज़ में एक साथ 90 लाख से ज़्यादा अमेरिकी जनता सड़कों पर उतर आई थी और उन्होंने नारा बुलंद किया था, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था ट्रंप के खिलाफ, और ये कहा था नो किंग्स प्रोटेस्ट है ये, आप राजा नहीं हैं। जो वहाँ से जनता जो सड़क से जो मैसेज दे रही थी वो यही था कि आप हमारे चुने हुए राष्ट्रपति हैं, आपको हमने राष्ट्रपति में भवन में, ओवल ऑफिस में, व्हाइट हाउस में इसलिए भेजा है कि आप राष्ट्रपति के रूप में फैसले लें, ना कि अमेरिका के राजा के रूप में। तो यहाँ पर मैं जो आपको जो पूरी कहानी सुना रहा हूँ उसका मतलब यही है कि डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घिर गए थे। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी पर भारी दबाव पड़ा, जो कीमतें बढ़ने लगी हैं, और आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही रहा, हॉर्मुज स्ट्रेट ऐसे ही बंद रहा, तो ज़्यादातर देशों की जो जीडीपी है वो नीचे जानी शुरू हो जाएगी। और ऐसे में 2-4 देश ही बच जाएंगे जो इसे सर्वाइव कर पाएंगे, और जो देश सर्वाइव कर पाएंगे उसमें भारत भी है। भारत की इकोनॉमी इतनी रॉबस्ट है, इतनी मजबूत इकोनॉमी है कि भारत इसे आसानी से झेल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कीमतें बढ़ रही हैं। पहले गैस की किल्लत हो रही थी, आपको जो सिलेंडर्स मिल रहा था उसके लिए आपको लाइन लगाना पड़ रहा था, पैसे थोड़े ज़्यादा देने पड़ रहे थे, और अभी हाल के दिनों में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं। तो रास्ता तो कुछ है नहीं। अगर आपको सप्लाई चेन ही आपको बंद मिलेगी, अगर भारत में जो ऑयल टैंकर्स आ ही नहीं पाएंगे तो सरकार करेगी क्या? कीमत बढ़ाएगी। और इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान कर दिया कि हम सब, यानी भारत के लोग, खुद अपनी गाड़ी से अकेले ना जाएं, हम कार पूल करके जाएं, यानी कि ईंधन बचाएं। और ये सिर्फ कोई आह्वान अकेले नहीं था, प्रधानमंत्री ने खुद भी अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर दिया। आमतौर पे जब प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके काफिले में 16-17 गाड़ियां होती हैं, लेकिन जिस दिन उन्होंने ये आह्वान किया उसी दिन वो सिर्फ 2 गाड़ियों में गए, यानी एक प्रधानमंत्री खुद और दूसरा उनके पीछे की एक गाड़ी। तो ये मैसेज प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को, पूरे देश को दे रहे थे कि अब वक्त आ गया है, ईंधन बचाने की ज़रूरत है। और उसके बाद आज भी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां मुख्यमंत्री अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, मेट्रो से जा रहे हैं, और कल की ही बात है, दिल्ली के सारे मंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री मेट्रो की सवारी करके अपने अपने दफ्तर गए थे। और यही कहा जा रहा है भारत के लोगों से कि आप कारपूल करें, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि हम
आने वाले दिनों के लिए तैयार रहें। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए कि पेट्रोल और डीजल की कमी महसूस होने लगे तो हम उससे लड़ पाएँ। यानी कि अगर हमारे पास 6 महीने का पेट्रोल और डीजल है तो हम उसे 1 साल चला दें। खैर, अब वापस आते हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज सवेरे ये बोला कि वो एक बहुत बड़ा हमला करने वाले थे, ईरान को हमेशा के लिए बर्बाद करने वाले थे। तो उनके 3 मित्र देशों ने उन्हें मना कर दिया है, इसलिए वो हमला नहीं कर रहे। आगे वो लिखते हैं विच वॉज शेड्यूल फॉर टुमारो, यानी कि आज के दिन वो बड़ा हमला होने वाला था। इज दैट सीरियस नेगोशिएशंस आर नाउ टेकिंग प्लेस। वो ये कह रहे हैं चूंकि बहुत सीरियस बातचीत चल रही है, तो जो हमला बड़ा करने का उन्होंने पूरा प्लान बना रखा था, जो उन्होंने अधिकारियों को ऑर्डर्स दे रखे थे, उसे रोक दिया है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ये लिखते हैं द डील्स विल इंक्लूड इंपॉर्टेंटली नो न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ईरान। पूरी कहानी यहीं पे है, सारांश यहीं पे आता है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे हैं, कई वर्षों से कह रहे हैं कि ईरान को वो परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। आज भी जो उन्होंने ट्रुथ सोशल पे जो पोस्ट लिखा है उसमें भी यही लाइन लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई डील होती है, अगर कोई समझौता ईरान के साथ होता है तो उसमें नो न्यूक्लियर वेपन्स सबसे पहले होगा, यानी वो ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। लेकिन ईरान अपनी बात पर अडिग है और वो कह रहा है कि वो 6 महीने के युद्ध के लिए तैयार है। वो 6 महीने तक इस युद्ध को लड़ेगा और जैसे पलटवार उसने 40 दिनों के युद्ध में किया वो आगे भी करता रहेगा। और बार बार ईरान की तरफ से एक ही आवाज़ आती है कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं, अगर आप दूसरे दौर की वार्ता करना चाहते हैं, इस्लामाबाद में करें या जहां भी करें, तो जो एग्रीमेंट्स बनेगा, जो फॉर्मूला निकलेगा, उसमें यह जरूर होगा कि ईरान को जो उनका जो परमाणु कार्यक्रम है उसे रोका नहीं जाएगा, उसे आगे चलाने के लिए। और साथ में ईरान ये भी कह रहा है कि जो बर्बादी हुई है ईरान में, वहाँ उसका हर्जाना मिलना चाहिए। और तीसरा ये कि एक ऐसा लिखित समझौता हो जाए अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच में कि आने वाले किसी भी वक्त में, किसी भी महीने में या कभी भी ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला, इस तरह से मिलिट्री एग्रेशन अमेरिका और इजराइल नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफ ईरान अड़ा हुआ है, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे हैं और उसका जो असर पड़ रहा है वो आप पर पड़ रहा है, आपकी जेब पर पड़ रहा है, आपकी किचन पर पड़ रहा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो जो दबाव है वो पहले से ज़्यादा बड़ा होगा, दुनिया के इकोनॉमी पर असर ज़्यादा बड़ा होने वाला है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हाँ, और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, उसे डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।